एपिसोड 61। चुनौतियों के बीच एक गहरा रहस्य। विक्रमजीत सिंह की गहरी नजरों में जीवप्ती त्रिपाठी के लिए तिरस्कार और गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन जीवप्ती ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें तो रेशमा पर थीं, जिनकी आंखों में पछतावे का सागर उमड़ रहा था। जीवप्ती समझ गए थे कि विक्रमजीत सिंह ने उन पर हमला क्यों किया। कुछ बातें बिना पूछे ही समझ में आ जाती हैं। रेशमा भी कम समझदार नहीं थी। जीवप्ती की एक नजर ने ही उसे सब कुछ समझा दिया था। वह जानती थी कि उसके दादा विक्रमजीत सिंह ने जीवप्ती को खदान में घुसने नहीं दिया था और वह भी अपने दादा का पक्ष नहीं ले सकती थी। दादा विक्रम ने तुम्हें खदान में जाने नहीं दिया और मैं भी उनकी बात नहीं मानना चाहती। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए वो बीज खरीद देती हूँ। तुम यही मेरा इंतजार करो, रेशमा ने धीरे से कहा। ठीक है, जीवप्ती ने जवाब दिया। वह जानता था कि यही एकमात्र तरीका था। उसने अपने पास मौजूद सारा धन रेशमा को दे दिया और उसे उन खून समूह के शिष्यों के नाम बताए जिनके पास वे बीज थे। ये जानकारी उसने पहले ही काले हवा के व्यापार में एक दुकानदार से ले ली थी। जैसे ही रेशमा खदान के अंदर गई, जीवप्ती ने चारों ओर बनी इमारतों पर एक नजर डाली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। विक्रमजीत सिंह एक कमरे में चले गए थे और वहीं से एक जोड़ी आंखें उस पर टिकी थीं। कमरे के अंदर विक्रमजीत सिंह और उनका पोता विक्रम खड़े थे। विक्रमजीत सिंह ने अभी अभी जीवप्ती पर हमला किया था। उनका पोता, जो लगभग जीवप्ती की ही उम्र का था, विक्रम, उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। दादा, आपने उसे मारा क्यों नहीं? विक्रम ने असंतोष से पूछा। विक्रमजीत सिंह ने ठंडी सांस ली। रेशमा उसकी रक्षा कर रही है, ऐसे में मैं उसे कैसे मारता? यही तो और भी बड़ा कारण है उसे मारने का। मैंने बहन रेशमा को किसी और आदमी के लिए इतना ध्यान देते हुए कभी नहीं देखा। इस लड़के और रेशमा के संबंध अच्छे लगते हैं। उसे जिंदा छोड़ना एक बड़ी मुसीबत है। हाँ, मैंने भी कभी रेशमा को किसी की ऐसी रक्षा करते हुए नहीं देखा। इस बार तो उसने मेरे खिलाफ भी जाकर उसका साथ दिया। ये सामान्य बात नहीं है, विक्रमजीत सिंह ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा। विक्रम के मन में जलन की आग भड़क रही थी। रेशमा तो अब खदान में है। दादा, क्या आप फिर से हमला करेंगे? विक्रमजीत सिंह ने उसे देखा और निराशा से कहा, मेरे लिए हमला करना कोई मुश्किल नहीं है। उसे मारना भी आसान है। लेकिन अगर उसकी मौत की वजह से रेशमा तुमसे नफरत करने लगे तो क्या ये सही होगा? विक्रम चौंक गया और उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये सही नहीं है। पर क्या आप उसे और रेशमा को ऐसे ही बढ़ने देंगे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रमजीत सिंह ने आह भरी। तुम्हें अपने बड़े भाई से सीखना चाहिए कि वह अपनी पसंद की लड़की से कैसे बात करता है। अगर तुम रेशमा को चाहते हो तो तुम्हें और प्रयास करने होंगे। दादा तुम्हारे लिए लोगों को मार सकता है, लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकता, है ना? राघव के कोई बेटा नहीं है, सिर्फ दो बेटियां हैं, रागिनी और रेशमा। अगर तुम और तुम्हारा बड़ा भाई उन दोनों को अपने वश में कर लेते हो तो भविष्य में ये खून समूह मेरे विक्रम परिवार का हो जाएगा। मेरे विक्रम परिवार ने दशकों से खून समूह के लिए कड़ी मेहनत की है, अब मालिक बनने का समय आ गया है। ये सुनकर विक्रम का खून खौल उठा। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मालिक बनने की बारी अब हमारे विक्रम परिवार की है। निश्चिंत रहें दादा, रेशमा मुझसे बच नहीं पाएगी और बड़ा भाई रागिनी को तो निश्चित रूप से जीत लेगा। अच्छा है, तुम में यह महत्वाकांक्षा है। विक्रमजीत सिंह मुस्कुराए और सिर हिलाया। विक्रम ने दूर खड़े जीवप्ती को कड़वी नजरों से देखा। उसका मन अभी भी बेचैन था। दादा, तो इस इंसान का क्या करें? खुद अपना रास्ता खोजो। वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तुम उसे संभाल सकते हो। हाँ, विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह भी हमला नहीं कर सकता था क्योंकि रेशमा बाहर आने ही वाली थी। लेकिन जीवप्ती आसमानी मीनार मंडप का शिष्य था, वह भाग नहीं सकता था। जीवप्ती बाहर इंतजार कर रहा था, तभी रेशमा पसीने से लथपथ होकर बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने 4 बीज जीवप्ती के हाथ में थमा दिए। सौभाग्य से मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। जब खून समूह की युवती कुछ खरीदना चाहती थी तो भला कोई शिष्य उसे मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? धन्यवाद। जीवप्ती ने सावधानी से चारों बीज अपनी छाती के पास रख लिए। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद जीवप्ती ने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। रेशमा ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या मतलब? जीवप्ती ने हाथ हिलाया, मेरे पीछे आओ। हालांकि रेशमा को समझ नहीं आया कि वह क्या करने जा रहा है, फिर भी वह चुपचाप उसके पीछे चली गई। लगभग 300 फुट चलने के बाद जीवप्ती अचानक रुक गया और हल्के से अपना पैर जमीन पर पटका। याद रखना, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ। जमीन से लगभग 70 फुट नीचे कुछ असाधारण चीजें हैं। रेशमा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरान थी। तुम्हें कैसे पता? जीवप्ती ने धीरे से कहा, मैं एक खास तरह की मार्शल तकनीक का अभ्यास करता हूँ। जब भी किसी जगह अमृत रस ऊर्जा होती है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। यहाँ अमृत रस का एक खजाना है जिसकी ऊर्जा अमृत रस पत्थर की तुलना में हजारों गुना ज्यादा शुद्ध है। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो जीवप्ती को ये जगह बाकी जगहों से अलग लगी थी। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उसने रेशमा को ये बात बताने का फैसला किया। पहला कारण ये था कि यह खून समूह का इलाका था, इसलिए वह इसे चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता था। दूसरा, वह सच में रेशमा का एहसान चुकाना चाहता था। जिस तरह से उसने आज उसकी मदद की थी, जीवप्ती ने वह सब देखा था। जीवप्ती की बातें सुनकर रेशमा चौंक गई। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ, रेशमा ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, जिससे जीवप्ती थोड़ा भावुक हो गया। तो ठीक है, जीवप्ती मुस्कुराया। हालांकि मुझे नहीं पता कि नीचे क्या है, लेकिन उस चीज की कीमत यकीनन कम नहीं होगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ और भी है, लेकिन मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि वह क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि जो रहस्य नीचे छिपा है वही खून समूह की खदान का असली कारण है, या ये कहा जा सकता है कि उसी की वजह से यहाँ एक भूमिगत खदान है। रेशमा हिल गई। अगर जीवप्ती की बात सच थी तो नीचे छिपा रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। तुम एक समझदार लड़की हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है, जीवप्ती ने गंभीरता से कहा। मैं समझती हूँ, रेशमा ने बार बार सिर हिलाया। अच्छा, तो चलो चलते हैं, जीवप्ती मुस्कुराते हुए बोला।
हाँ, घने जंगल में चलते हुए रेशमा और जीवप्ती ने फिर कोई बात नहीं की, बस शांति के इस पल का आनंद लेते रहे। रेशमा बहुत खुश थी क्योंकि जीवप्ती ने उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इससे साफ था कि उसके मन में जीवप्ती के लिए भावनाएं बदल रही थी। उसे अब भी याद था कि पिछली बार जीवप्ती ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की थी, वह उसे बस आदेश दे रहा था। लेकिन इस बार सब अलग था, वह उसके साथ ज्यादा नर्म था। यहीं अलग हो जाते हैं, जीवप्ती अचानक रुक गया, जिससे रेशमा हैरान रह गई। उसे पता ही नहीं चला कि वे दोनों कब रास्ते के मोड़ पर आ गए थे। समय इतनी जल्दी बीत गया था। रेशमा को कुछ शिकायत थी। अलविदा, जीवप्ती ने कहा और तेजी से ऊंचे आसमान के मंडप की ओर चल पड़ा। कितना बेफिक्र इंसान था। रेशमा कड़वी मुस्कान के साथ खड़ी रह गई। एपिसोड 62। नदी के किनारे जीवप्ती त्रिपाठी एकाग्रता से अपनी साधना में लीन थे। उनके पास ही 3 सूर्य फल के कुछ पेड़ लगे थे जो स्वस्थ दिख रहे थे। सबसे बड़े पेड़ पर 3 फल लग चुके थे जो पकने को तैयार थे, जबकि सबसे छोटा पौधा अभी अभी जमीन से बाहर आया था। जीवप्ती त्रिपाठी खून समूह के खनन क्षेत्र से लौटने के बाद से दिन रात यहीं पर साधना कर रहे थे, मानो उन्हें खाने पीने की सुध ही न हो। विक्रमजीत सिंह के अकारण दुर्व्यवहार ने उनके मन में खुद को और भी शक्तिशाली बनाने की इच्छा जगा दी थी। वे जानते थे कि उस अपमान का बदला एक दिन वे खुद अपने हाथों से लेंगे। लगभग 10 दिनों की कठोर साधना के बाद संयमित कठोर शरीर का 9वां स्तर अपने शिखर पर पहुंच चुका था। उन्हें लगा कि अब वे अगले स्तर में प्रवेश करने ही वाले हैं, पर अचानक से एक असहायता का भाव उन पर हावी हो गया। उन्हें पता था कि एक बड़े स्तर को पार करने के लिए किसी अवसर की आवश्यकता होती है। ये किसी छोटे स्तर को पार करने जितना आसान नहीं था। भले ही उनके शरीर में जीवन शक्ति भरपूर थी, फिर भी उन्हें सही अवसर की तलाश थी ताकि वे उसे समझ सकें। इन दिनों उनकी साधना बिना किसी बाधा के चल रही थी। उन्हें अब रोज फर्श की सफाई नहीं करनी पड़ती थी, जिससे उन्हें साधना के लिए अधिक समय मिल रहा था। 3 पत्ती वाला अराजकता आत्मा फूल और मृत जेडी वृक्ष घास का वे पहले ही इस्तेमाल कर चुके थे। इन चीजों की अजीब गंध के अभाव में सच्चियान गुप्त तकनीक की गति पहले से बहुत तेज थी, जिससे जीवप्ती त्रिपाठी के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से अमृत रस को अवशोषित करना आसान हो गया था। लेकिन इन दिनों उन्होंने जो भी अमृत रस जमा किया था, वह सब 3 सूर्य फल के बीजों को विकसित करने में इस्तेमाल हो गया था। उनके शक्ति केंद्र में अब एक भी बूंद शेष नहीं थी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा उनके चारों ओर एकत्रित हो रही थी। जीवप्ती त्रिपाठी के प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के रहस्यों को भेदने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उनके शरीर में प्रवेश करके उसे शुद्ध कर सके। लेकिन जमीन पर पालथी मारे बैठे जीवप्ती त्रिपाठी सफल नहीं हो पा रहे थे। पूरे दिन और रात बीत गए, पर जीवप्ती त्रिपाठी उसी स्थिति में अटके हुए थे। भले ही उनके मन में कोई बेचैनी नहीं थी, पर वे उस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे थे जो उन्हें रोके हुए था। ये सचमुच एक अजीब बात थी। आधी रात के अंधेरे में विशाल तारों से भरे आकाश के नीचे कुंडलीदार नाले के किनारे जीवप्ती त्रिपाठी अचानक से हिचकिचाहट की स्थिति में आ गए। उनकी जीवन शक्ति थोड़ी अव्यवस्थित हो गई और उनकी भौहों के बीच एक दर्द भरा भाव दिखाई दिया। उनसे कुछ ही दूरी पर रवीना सिंह चुपचाप उन्हें देख रही थी। वे अपने आप को आश्चर्य से कराहने से नहीं रोक पाईं। भले ही वे काफी दूरी पर थीं, फिर भी रवीना सिंह उस जीवन शक्ति की असामान्य हलचल को महसूस कर सकती थीं। इस हलचल में एक ठंडी और बुरी शक्ति भरी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से एक संकेत था कि एक गड़बड़ी उन्हें दानव जाति में बदल देगी। उन्होंने संयमित कठोर शरीर के 9वें स्तर से प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में ही तो प्रवेश किया था, तो फिर वे दानव जाति में कैसे बदल सकते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो जीवप्ती त्रिपाठी जैसा कमजोर साधक अगर दानव जाति में बदलना भी चाहे तो भी वह योग्य नहीं था। ऐसी स्थिति तभी पैदा होती थी जब किसी की ताकत एक स्तर ऊपर हो और वह अपनी साधना के दौरान ऐसी स्थिति में आ जाए। पर अब ये सब सचमुच जीवप्ती त्रिपाठी के साथ होने वाला था। रवीना सिंह की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वे कुछ समझ नहीं पा रही थीं। वे यहाँ अपनी इच्छा से आई थीं। आखिरकार वे चुपचाप जीवप्ती त्रिपाठी को 2 साल से अधिक समय से देख रही थीं और यह उनकी आदत बन गई थी। इन दिनों जीवप्ती त्रिपाठी के अचानक गायब होने से उनके मन में बिना किसी कारण के अकेलेपन का भाव पैदा हो गया था, जैसे कि उन्होंने कुछ भी करने में अपनी रुचि खो दी हो। सब जगह ढूंढने के बाद आखिरकार उन्होंने उन्हें कुंडलीदार नाले के किनारे ढूंढ लिया। तभी उनके दिल से एक बड़ा बोझ उतरा। यहाँ पहुंचने के बाद रवीना सिंह को पता चला कि जीवप्ती त्रिपाठी बस अपने अगले स्तर में प्रवेश करने ही वाले थे। पूरे दिन इंतजार करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी वास्तव में सफल नहीं हो पाए। और अब जब ऐसी अजीब घटना हुई तो वे कैसे हैरान नहीं होती। जैसे ही रवीना सिंह मन ही मन चिंतित हो रही थी, अचानक जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर से एक शुद्ध और भरपूर गर्म ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा के बाहर आते ही दानव जाति में बदलने के उन सभी निशानों को तुरंत जला दिया गया। जीवप्ती त्रिपाठी की जीवन शक्ति की हलचल तुरंत स्थिर हो गई। रवीना सिंह का छोटा मुंह थोड़ा खुल गया, उनकी सुंदर आंखें आश्चर्य से भर गईं। वे लगभग चीख ही पड़ी, यह अमृत रस इतना शुद्ध कैसे हो सकता है? वह गर्म ऊर्जा स्पष्ट रूप से अमृत रस थी। ऊंचे आसमान के मंडप के कई शिष्य अग्नि या यान गुणों वाली मार्शल तकनीकों का अभ्यास करते थे और उनके शरीर में इस तरह की गर्म जीवन शक्ति होती थी। लेकिन कोई भी शिष्य जीवप्ती त्रिपाठी जितना शुद्ध नहीं था। ये गर्म ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं थी। आखिर जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वह असाधारण रूप से साफ थी, जिसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं थी, मानो वह एक बिना मिलावट वाला पानी का स्रोत हो। इससे पहले कि वह होश में आती, रवीना सिंह ने पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी एक बार फिर से दानव जाति में बदलने की उस गड़बड़ी में फंस गए थे। एक बुरी ऊर्जा ने गर्म जीवन शक्ति की जगह ले ली और धीरे धीरे जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर से फैलने लगी। कुछ देर बाद अमृत रस की एक और धारा निकली, जिसने इस बुरी ऊर्जा को दबा दिया और जीवप्ती त्रिपाठी को ठीक होने दिया। ये कई बार दोहराया गया, जिससे रवीना सिंह चकित रह गईं। उन्होंने प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में प्रवेश करते समय किसी भी साधक को ऐसी विचित्र स्थिति में नहीं देखा था। आमतौर पर प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में प्रवेश करते समय कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था, लेकिन ये बहुत निम्न स्तर था और थोड़े से प्रयास से इसे पार किया जा सकता था।
हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से अलग थी। उन्हें किसी और से अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था और यह अगले स्तर में प्रवेश करने की कठिनाई के बराबर था। जीवप्ती त्रिपाठी भी असीम पीड़ा झेल रहे थे। कुछ देर पहले ही उन्होंने रहस्य की एक झलक देखी थी और प्रारंभिक तत्व क्षेत्र की दहलीज में एक कदम रख दिया था। लेकिन इस क्षण उनके शरीर की हड्डियों से अचानक एक बुरी ऊर्जा निकली जिससे वे लगभग अपना होश खोने लगे थे। सौभाग्य से उनके शरीर में अमृत रस की जीवन शक्ति फूट पड़ी जिससे वे होश में आ गए। अब उनके शरीर में दो तरह की ऊर्जाएं लड़ रही थीं। एक अमृत रस की जीवन शक्ति थी जिसे उन्होंने पैदा किया था और दूसरी उनकी हड्डियों से निकलने वाली बुरी ऊर्जा थी। वे उनके शरीर को युद्ध क्षेत्र की तरह इस्तेमाल करके अंतहीन रूप से लड़ रहे थे। कभी बुरी ऊर्जा भारी पड़ जाती थी और तब उनका दिमाग कुछ हद तक अस्थिर हो जाता था। उनके दिल में उत्साह और रक्तपात की भावना उमड़ती और वे किसी को भी मारने के लिए उत्सुक हो जाते थे। ये भावना युद्ध में घायल होने के बाद महसूस होने वाले उत्साह जैसी थी, लेकिन इसमें कुछ अलग भी था। हालांकि युद्ध में घायल होने पर वह उत्साहित और रक्तपात की भावना महसूस करते थे, पर उनका दिमाग साफ था। कभी अमृत रस की जीवन शक्ति भारी पड़ जाती थी और उनका दिमाग साफ होता था और शरीर को आराम मिलता था। ये लड़ाई अंतहीन थी और ऐसा लगता था कि कोई विजेता या पराजित नहीं होगा। जीवप्ती त्रिपाठी बहुत पीड़ा में थे। रवीना सिंह ऊंचे आसमान के मंडप से तेजी से गुजरी। उन्होंने एक तंग काली पोशाक पहनी हुई थी जो उनके सुंदर शरीर को दिखा रही थी। उनकी पतली कमर और पतले पैर लोगों को सपने देखने के लिए काफी थे। उनके सुंदर बाल पीछे की ओर बंधे हुए थे और उनका चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था। वे जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी के पास पहुंची। उन्होंने लंबे समय तक देखा और उनका दिल सचमुच जीवप्ती त्रिपाठी के लिए चिंतित था। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी की मदद करने का फैसला किया। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अगले स्तर में प्रवेश कर रहा हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन रवीना सिंह स्पष्ट रूप से जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में युद्ध की प्रबल इच्छा को महसूस कर सकती थी। यह एक ऐसी युद्ध की इच्छा थी जो रक्त के स्नान के लिए तरस रही थी। केवल एक लड़ाई ही उन्हें इस अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकती थी। इसलिए रवीना सिंह सबसे पहले अपने निवास पर लौट गईं और उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए। अन्यथा उन्हें डर था कि वह उन्हें पहचान लेंगे। आखिरकार वे पहले मिल चुके थे। जल्दी जल्दी आने जाने के बाद जब वे कुंडलीदार नाले के पास लौटी तब भी जीवप्ती त्रिपाठी पीड़ा में थे और उनके कार्य पहले से थोड़े अधिक तीव्र थे। बिना किसी हिचकिचाहट के रवीना सिंह सीधे जीवप्ती त्रिपाठी की ओर दौड़ी। उनकी सुंदर आंखों में मारने की इच्छा उमड़ रही थी जब उन्होंने एक हाथ का प्रहार किया। एपिसोड 63। ये भी कोई कहने की बात है। जीवप्ती त्रिपाठी मन ही मन बड़बड़ा रहा था। उसे लगा कि वह किसी को पीट रहा है, लेकिन हकीकत में उसे खुद ही पीट रहे थे। दर्द की यह लहर जैसे ही उसके शरीर में फैली, उसके खून में एक अजीब सा जोश पैदा हो गया। ऐसा लगा मानो किसी नदी की उफनती लहरें उसके शरीर में दौड़ रही हों। इस गर्माहट से उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी और उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को उसने अभी तक सिर्फ एक मजाक समझा था, वह असल में एक गंभीर लड़ाई है। जीवप्ती त्रिपाठी ने दर्द सहते हुए और भी जोश से मुक्का चलाया। इस बार उसके मुक्के में बहुत ज्यादा शक्ति थी। सामने वाली महिला, जिसका चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था, ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। दोनों की ताक टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। अचानक जीवप्ती त्रिपाठी की नजर उस महिला के माथे पर पड़ी। वहां एक हल्का सा निशान था जो उसे उसकी वरिष्ठ बहन रवीना सिंह की याद दिला रहा था। तुम तो मेरी वरिष्ठ बहन रवीना जैसी लग रही हो, जीवप्ती त्रिपाठी ने हैरानी से कहा। रवीना सिंह, जो अभी तक अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही थी, वह ये सुनकर सन्न रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जीवप्ती त्रिपाठी उसे इतनी आसानी से पहचान लेगा। घबराहट में उसने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी लंबी पलकें तेजी से झपकाने लगी। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी घबराहट को भांप लिया और हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसने झटके से उसके चेहरे से काला कपड़ा हटा दिया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। रवीना सिंह, जो अभी तक शांत थी, अचानक बहुत परेशान हो गई। वह नहीं चाहती थी कि जीवप्ती त्रिपाठी अभी उसका चेहरा देखे। अपनी पहचान सामने आने पर रवीना सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसके अंदर की जीवन शक्ति उग्र रूप से फूट पड़ी, जिसने जीवप्ती त्रिपाठी को दूर फेंक दिया। वह जमीन पर कई बार पलटता हुआ गिरा। जब वह उठा तो वहां कोई नहीं था। वह महिला गायब हो चुकी थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने सोचा, क्या ये सच था? क्या वह सच में रवीना सिंह थी? उसने बस यूं ही कह दिया था, लेकिन सामने वाली महिला का इतना बड़ा प्रतिक्रिया देखकर वह दंग रह गया। फिर उसने महसूस किया कि अगर वह महिला सच में उसे मारना चाहती तो उसे यूं ही एक झटके में हरा सकती थी, तो फिर उसने इतनी देर तक उससे लड़ाई क्यों की? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह महिला कौन थी, क्योंकि उस लड़ाई के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने महसूस किया कि उसकी सारी सीमाएं टूट चुकी हैं। उसने तुरंत जमीन पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करने लगा। अगले ही पल सारी ऊर्जा उसके शरीर में समाने लगी। जीवप्ती त्रिपाठी ने गहरी सांस ली और उसके शरीर के रोम रोम खुल गए। ठीक जैसे कोई वेल पानी को सोखती है, वैसे ही वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को सोखने लगा। यह ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगी और उसे शुद्ध करने लगी। यह एक ऐसा मौका था जो हर एक साधक को अपने जीवन में एक बार मिलता ही था। हजारों फुट दूर रवीना सिंह अपने सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। वह अभी भी घबराई हुई थी। वह सोच रही थी कि जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे कैसे पहचान लिया। लेकिन फिर उसने सुकून की सांस ली कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। उसने जीवप्ती त्रिपाठी को आगे बढ़ने में मदद की थी। तभी उसके बगल में एक बुजुर्ग प्रकट हुए। बुजुर्ग ने सादे कपड़े पहने हुए थे, उनके बाल सफेद थे और उनका चेहरा बहुत दयालु था। रवीना सिंह ने जब उन्हें देखा तो तुरंत सम्मान से कहा, प्रणाम गुरुजी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम ऊंचे आसमान के मंडप की शिष्य नहीं हो, तो इतना शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है। रवीना सिंह ने धीरे से कहा, लेकिन आप और मेरे गुरुजी गहरे दोस्त हैं, तो आप मेरे गुरुजी ही हुए। एपिसोड 64। ठीक है, मैं इस गद्यांश की व्याख्या एक हिंदी उपन्यास के रूप में करूंगा।
अध्याय 1 अप्रत्याशित उन्नति। ऊंचे आसमान के मंडप का वातावरण सदा की तरह शांत और पवित्र था, लेकिन उस दिन एक अनूठी हलचल ने सब कुछ बदल दिया था। रवीना सिंह, जिसकी पहचान उसकी विनम्रता और शांत स्वभाव से थी, अपने से प्रमुख यानी ऊंचे आसमान के मंडप के नेता के सामने खड़ी थी। अनीश, तुम वाकई भाग्यशाली हो, तुम्हें रवीना जैसी शिष्या मिली है, नेता ने हंसते हुए कहा। अनीश, जो मन ही मन अपने ही 2 शिष्यों के बारे में सोच रहा था, एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ लेकिन। रवीना को नेता के अतीत के बारे में सब कुछ पता था और उनके उदास चेहरे को देखकर वह समझ गई कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह खामोश रही, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसे समय में क्या कहना चाहिए। नेता ने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर कुछ ऐसा फेंका, जिससे एक अदृश्य दीवार बन गई। रवीना ने महसूस किया कि जैसे धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य बाधा खड़ी हो गई हो, जो किसी को भी जीवप्ती त्रिपाठी के पास जाने से रोक रही थी। ये बच्चा, इसने अपने अभ्यास में बहुत बड़ा कदम उठाया है, नेता ने समझाया, हमें सावधान रहना होगा ताकि कोई और इसे देख ना पाए। रवीना को यह थोड़ा अजीब लगा। वह नहीं समझ पा रही थी कि नेता, जो बहुत कम लोगों के सामने आते हैं, जीवप्ती त्रिपाठी के लिए इतने चिंतित क्यों हैं। वह हैरान थी, लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। वह बुजुर्ग और वह युवा, दोनों 100 फुट की दूरी पर खड़े होकर जीवप्ती त्रिपाठी के अभ्यास को देख रहे थे। धरती और आकाश की ऊर्जा जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में प्रवेश कर रही थी, उसके शरीर के हर अंग को मजबूत बना रही थी। हालांकि वह अपनी जीवन शक्ति की हलचल महसूस नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह अपनी आंखों से देख पा रही थी कि जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर एक फूले हुए गुब्बारे की तरह बड़ा हो रहा था। यह इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही रवीना मन ही मन उसके लिए चिंतित हुई, जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर अचानक वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। नेता ने जो अदृश्य बाधा खड़ी की थी, उसके बावजूद रवीना को अपनी जीवन शक्ति की हलचल महसूस हो रही थी, जिससे उसका दिल कांप रहा था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि जब जीवप्ती त्रिपाठी ने पूरी तरह से धरती और आकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो कुंडलीदार नाले के सामने से एक लाल रंग की ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा एक लाल रिबन की तरह थी, जो कुंडलीदार नाले के नीचे से उठकर जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में समा गई। अमृत रस। रवीना समझ गई कि जीवप्ती त्रिपाठी ने पहले धरती और आकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया था, लेकिन अब वह अमृत रस को अवशोषित कर रहा था। हालांकि यह भी धरती और आकाश की ऊर्जा का ही एक रूप था, लेकिन यह विशेष रूप से एक ही तत्व वाला था। जैसे ही अमृत रस पूरी तरह से जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में समा गया, वहां की हलचल अचानक शांत हो गई। ये हो गया, नेता मुस्कुराए और अपनी उंगली से उस बाधा को हटा दिया। वह पल भर में ही गायब हो गए और उनकी धीमी आवाज रवीना के कानों में गूंजती रही, अपने गुरु को मेरा नमस्कार कहना। जी, रवीना ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। फिर उसने जीवप्ती त्रिपाठी के अभ्यास के परिणाम को देखा। एक ही झलक में रवीना हक्की बक्की रह गई। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का दूसरा स्तर। उसे लगा कि उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने फिर से ध्यान से देखा। उसने पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी सचमुच प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया था। इस बार उसने न केवल एक बड़े स्तर को पार किया, बल्कि एक ही बार में 2 छोटे स्तरों को भी पार कर लिया। क्या वह सपना देख रही थी? रवीना के पास एक विशेष प्रकार का शरीर था। जब से उसने खेती शुरू की थी, उसने बहुत तेजी से प्रगति की थी। फिर भी हर बार जब वह कोई स्तर पार करती थी, तो वह एक एक कदम करके आगे बढ़ती थी। उसने कभी एक साथ 2 स्तरों को पार नहीं किया था। आज अपनी आंखों से जीवप्ती त्रिपाठी को यह अद्भुत कारनामा करते हुए देखकर वह हैरान क्यों नहीं होती। जैसे ही वह हैरान थी, जीवप्ती त्रिपाठी, जो जमीन पर बैठा हुआ था, अचानक अपने आप से बड़बड़ाया, तो ऐसा है। जैसे ही उसकी आवाज समाप्त हुई, उसके शरीर पर जीवन शक्ति की हलचल और भी मजबूत हो गई। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का तीसरा स्तर। अद्भुत। रवीना को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसका आत्मविश्वास एक बार फिर से टूट गया था। 2 घंटे तक वहां रुकने के बाद, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीवप्ती त्रिपाठी फिर से अचानक किसी स्तर को पार न कर ले, रवीना ने राहत की सांस ली और चुपचाप वहां से चली गई। जीवप्ती त्रिपाठी पूरी रात कुंडलीदार नाले के किनारे बैठा रहा। उसने सच्ची यान गुप्त तकनीक का अभ्यास नहीं किया, बल्कि उसने अपने मन से पिछली रात की उन्नति को समझने की कोशिश की। पिछली रात की उन्नति के बाद 2 तरह की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। एक थी धरती और आकाश की शक्ति, लेकिन यह ऊर्जा शक्ति केंद्र में अवशोषित नहीं हुई थी। इसका एक हिस्सा उसके शरीर को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था और बाकी उसकी हड्डियों ने अवशोषित कर लिया था। दूसरी थी अमृत रस, जो कुंडलीदार नाले के नीचे से अवशोषित हुई थी। यह उसकी अपनी बन गई थी और शक्ति केंद्र में 5 बूंदें अमृत रस की बन गई थी। पूरी रात सोचने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को आखिरकार एक बात समझ में आई। कठोर सुनहरी कंकाल उसके युद्ध की शक्ति को तब बढ़ा सकता था जब उसे चोट लगती थी या दर्द होता था, लेकिन इस बढ़ी हुई शक्ति को भी ऊर्जा की जरूरत थी। ये बिना किसी कारण के उत्पन्न नहीं हो सकती थी। इस तरह सोचने पर यह समझाना मुश्किल नहीं था कि यह धरती और आकाश की शक्ति को क्यों अवशोषित कर सकती थी। धरती और आकाश की शक्ति को वह अवशोषित कर लेता था और जब उसे जरूरत होती थी, तो वह उसे वापस दे देता था। यही कठोर सुनहरी कंकाल का रहस्य था और यही उसकी युद्ध की शक्ति को बढ़ाने का मूल कारण भी था। लंबे समय तक जीवप्ती त्रिपाठी को लगता था कि वह केवल अमृत रस वाली ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकता है। आखिरकार वह सच्ची यान गुप्त तकनीक का ही अभ्यास करता था। अब ऐसा लग रहा था कि यह समस्या प्रयोग करने लायक थी। अगर वह सचमुच अमृत रस के अलावा दूसरी ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता था, तो भविष्य में उसकी खेती बहुत तेजी से होगी। इस खोज से जीवप्ती त्रिपाठी थोड़ा खुश था। हालांकि सच्ची यान गुप्त तकनीक शक्तिशाली थी, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं। अगर उसका अनुमान सही था, तो उसे भविष्य में अपनी खेती के माहौल के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक गहरी सांस लेते हुए जीवप्ती त्रिपाठी खड़ा हो गया और ध्यान से अपने शरीर को महसूस किया। वह सचमुच आगे बढ़ चुका था और अप्रत्याशित रूप से एक ही बार में प्रारंभिक तत्व के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। पिछली रात उसके शरीर में जो 2 विशाल मात्रा में ऊर्जा आई थी, उसके बारे में सोचते हुए जीवप्ती त्रिपाठी को राहत मिली।
जब शरीर में जीवन शक्ति पहली बार उत्पन्न हुई तो वह प्रारंभिक तत्व के स्तर में थी। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी के शरीर में पहले से ही बहुत जीवन शक्ति थी, लेकिन यह उन्नति अभी भी महत्वपूर्ण थी। उसके शरीर में जीवन शक्ति ने एक बड़ा चक्र बनाया जो धरती और आकाश को जोड़ रहा था, और सच्ची आंख गुप्त तकनीक एक बार फिर से तेज हो गई। इसके अलावा इस स्तर तक पहुंचने के बाद संयमित कठोर शरीर के स्तर की तुलना में खेती करना बहुत आसान था। बेशक इसकी शर्त यह थी कि आपके पास एक अच्छा खेती का माहौल हो। कुंडलीदार नाले से वापस चलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी शारीरिक और मानसिक रूप से सहज महसूस कर रहा था। इस स्तर तक पहुंचने के बाद उसे अब दुनिया थोड़ी अलग लग रही थी और उसकी आंखें और कान बहुत साफ हो गए थे। 50 फुट के भीतर वह किसी व्यक्ति की सांसों को भी महसूस कर सकता था। लकड़ी के घर की ओर चलते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक एक परिचित चीख सुनी। रुककर कुछ देर सुनने के बाद वह हंसे बिना नहीं रह सका। नीलेश को फिर से क्यों पीटा जा रहा था, लेकिन यह मंडप के अंदर था। अगर उसे पीटा गया तो यह एक चुनौती होनी चाहिए। अगर उसके कौशल दूसरों से कम थे तो वह दूसरों को दोष नहीं दे सकता था। चूंकि कुछ करने के लिए नहीं था तो जीवप्ती त्रिपाठी ने शो देखने का फैसला किया। ऊंचे आसमान के मंडप के अंदर जब भी कोई चुनौती होती थी तो कहीं भी युद्ध का मैदान हो सकता था। जहां नीलेश को पीटा गया था वह जीवप्ती त्रिपाठी से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए थोड़ी दूरी चलने के बाद वह वहां पहुंच गया। वहां काफी लोग जमा थे। अपनी आंखों को उन पर घुमाते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने पाया कि वहां के लोग दो समूहों में बंटे हुए थे। वे स्पष्ट रूप से बंटे हुए थे और हवा में बारूद की गंध भर गई थी। अनूप सिंह और जफर अली, जिनसे वह परिचित था, सभी वहां थे, लेकिन उनके चेहरे थोड़े गुस्से में थे। वे इस समय लोगों के दूसरे समूह का सामना कर रहे थे। स्थिति ठीक नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने यह देखकर माथे पर शिकन डाली। मंडप के शिष्यों के बीच तुलना करते समय चाहे कोई जीते या हारे, यह इस तरह समाप्त नहीं होगा। अनूप सिंह और बाकी लोग साफ तौर पर ऐसा लग रहे थे कि वे न्यायपूर्ण क्रोध से भरे हुए थे और लड़ना चाहते थे। एपिसोड 65। नदी के किनारे स्थित ऊंचे आसमान के मंडप के सामने एक अजीबोगरीब मंजर फैला हुआ था। हवा में तनाव था और देखने वाले उत्सुकता से अपनी आंखें गड़ाए हुए थे। भीड़ में हर कोई उंगलियां उठा रहा था और फुसफुसा रहा था जैसे किसी नाटक का पर्दा उठने वाला हो। जीवप्ती त्रिपाठी, जो अभी अभी वहां पहुंचे थे, को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और अनूप सिंह और उनके दोस्तों के पास पहुंचे। उनकी आंखें अचानक मैदान पर पड़ी और उन्होंने देखा कि नीलेश का चेहरा सूजकर काला पड़ गया था, जैसे कोई बेर कुचल दिया गया हो। वे एक नौजवान के साथ लड़ रहे थे जो उनसे ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। उस नौजवान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वह नीलेश के वारों से आसानी से बच रहा था, जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो। नीलेश दहाड़ते हुए उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके सभी हमले हवा में गायब हो रहे थे। कुछ देर तक ये सब देखने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी की भौहों में एक गहरी शिकन आ गई। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। नीलेश के मुंह के उस नौजवान को छू तो रहे थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा था। हर बार जब नीलेश का मुक्का उस पर पड़ता तो वह शांत खड़ा रहता, जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। वहीं जब भी नीलेश को कोई चोट लगती तो उसका चेहरा दर्द से करा उठता। दोनों की जीवन शक्ति में कोई खास अंतर नहीं लग रहा था, जिसका मतलब था कि उनकी ताकत लगभग एक जैसी थी। फिर भी ऐसा क्यों था कि एक को इतनी आसानी से पीटा जा रहा था? क्या हुआ है? जीवप्ती त्रिपाठी ने अनूप सिंह के कंधे पर हाथ रखा और पूछा। अनूप सिंह ने मुड़कर देखा और उन्हें देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। भाई जीवप्ती। अनूप सिंह के चिल्लाने पर जफर अली और बाकी दोस्त भी जीवप्ती त्रिपाठी के पास आ गए। सबने उन्हें नमस्कार किया और फिर सामने खड़े लोगों की ओर मुड़ गए। नीलेश क्यों हार रहा है? दोनों की ताकत तो एक जैसी ही लगती है ना? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी शंका व्यक्त की। अनूप सिंह ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में गुस्सा था। हाँ, नीलेश अभी प्रारंभिक तत्व के दूसरे चरण में है और वह आदमी तीसरे चरण में है। अगर यह एक निष्पक्ष लड़ाई होती तो भी नीलेश इतनी बुरी तरह से नहीं हारता। लेकिन यह आदमी बहुत ही कमीना और बेशर्म है। वह एक रक्षात्मक कलाकृति पहनकर अपने ही साथियों को चुनौती दे रहा है। नीलेश अपनी कला का इस्तेमाल कैसे करेगा? जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा गंभीर हो गया। रक्षात्मक कलाकृति? हाँ, अनूप सिंह ने दांत पीसते हुए कहा। वह महान बड़े की पोता है। उसका नाम लोकेश धमीजा है। उसकी रक्षात्मक कलाकृति उसे बड़े ने ही दी है। एक और बिगड़ा हुआ बच्चा, जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से कहा। वे समझ गए थे कि नीलेश के पीछे एक बड़ा था और ये लोकेश धमीजा भी एक महान बड़े का पोता था। हर कोई अपनी अपनी ताकत पर घमंड करता था, लेकिन एक ही संप्रदाय के शिष्यों के बीच अभ्यास करते समय रक्षात्मक कलाकृति पहनना बहुत ही गलत था। पहले बड़े और दूसरे बड़े हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि नीलेश और लोकेश धमीजा भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इस बार लोकेश धमीजा निश्चित रूप से नीलेश को सबक सिखाएगा। अनूप सिंह चुपके से चिंतित थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने कहा, ओह, तो ये सिर्फ एक उबाऊ झगड़ा है। भाई जीवप्ती, कृपया नीलेश को बचाने का कोई रास्ता सोचिए। आप उसका स्वभाव जानते हैं, अगर यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएगा, अनूप सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा उदासीन था। जब एक ही संप्रदाय के शिष्य आपस में लड़ते हैं तो कमजोर को हार माननी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि ऊंचे आसमान के मंडप के शिष्य इससे डरते हैं? लेकिन ये लड़ाई कभी भी निष्पक्ष नहीं थी। लोकेश धमीजा अपनी कलाकृति की शक्ति पर निर्भर है। जीवप्ती त्रिपाठी ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा, ये दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं होती। कमजोर शिकार हैं और मजबूत का सम्मान होता है। तुम्हें ये पहले ही पता होना चाहिए। अनूप सिंह चौंक गए और उनकी बोलती बंद हो गई। जब एक ही संप्रदाय के शिष्य आपस में लड़ रहे हों तो कोई भी बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जीवप्ती त्रिपाठी का प्रदर्शन जोरदार रहा था, लेकिन संप्रदाय के नियम अभी भी थे। वे उससे नीलेश को पिछली बार की तरह बचाने की उम्मीद कैसे कर सकते थे? मैदान में नीलेश पहले ही हार की कगार पर थे। उनके हमलों में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। दूसरी ओर लोकेश धमीजा जोर जोर से हंस रहा था।
उसने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, नीलेश, संकोच मत करो। आओ और मुझे मारो, ये छोटा स्वामी आज हिलेगा भी नहीं। अगर तुम मुझे इतनी चोट पहुंचा सकते हो कि दर्द हो, तो मैं हार मान लूंगा। नीलेश की आंखें धुंधली हो गईं। उनके दोनों मुट्ठियां खून से सनी हुई थीं। लोकेश धमीजा की रक्षात्मक कलाकृति में न केवल खुद को बचाने की शक्ति थी, बल्कि वह जीवन शक्ति को भी वापस भेज सकती थी। हर बार जब नीलेश मुक्का मारते थे तो उन्हें खुद ही ज्यादातर बल सहन करना पड़ता था। यही कारण था कि उनकी दोनों मुट्ठियां घायल हो गई थीं। लोकेश धमीजा के इस बर्बर शब्दों को सुनकर नीलेश ने मुंह से खून थूकते हुए तिरस्कार के साथ कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो अपना वह कछुए का खोल उतार दो। अगर यह छोटा स्वामी तुम्हें रेंगने पर मजबूर न करे तो मैं तुम्हारा पोता नहीं हूं। लोकेश धमीजा का चेहरा ठंडा हो गया। अचानक उसका चेहरा भयावह हो गया और वह हंसा, तुम में हिम्मत है। तुम मेरा फायदा उठाने की हिम्मत करते हो। तुम अपने शब्दों की कीमत चुकाओगे। लोकेश धमीजा गुस्सा हो गया। वह नीलेश के सामने पहुंचा और उनके चेहरे पर एक मुक्का मारा। नीलेश ने कमजोर हालत में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लोकेश धमीजा से बेहतर नहीं थी और वे हमले को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे पर तुरंत मुक्का पड़ा और वह सूज गया। उनका शरीर भी मुड़ गया। लोकेश धमीजा की आभा किसी बाघ जैसी थी। वह वहीं नहीं रुका। उसने नीलेश को सीधे जमीन पर लात मारी और अपनी दोनों मुट्ठियों से उन पर बेरहमी से वार किया। नीलेश ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। लोकेश धमीजा ने जो कलाकृति पहनी हुई थी, वह कोई छोटी बात नहीं थी। नीलेश उसे तोड़ नहीं सकते थे। मुझे दादा कहो और यह छोटा स्वामी तुम्हें जाने देगा। लोकेश धमीजा ने कुछ देर तक मारने के बाद रुककर धमकी दी। नीलेश ने उसे ठंडी आंखों से देखा और तिरस्कार से हंसे। पिछली बार नीलेश को राजकुमार राणा ने लगभग सिर पर मारा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। वे इस बार कैसे समझौता कर सकते थे? मैं तुम्हें हंसने दूंगा। लोकेश धमीजा ने कोई दया नहीं दिखाई। कुछ और मुक्के मारने के बाद नीलेश का एक दांत टूट गया और उनकी नाक से खून बहने लगा। उनका रूप भयानक लग रहा था। ये लोकेश धमीजा राजकुमार राणा से भी ज्यादा निर्दयी था। युवा स्वामी पटेल, अनूप सिंह और बाकी लोग और नहीं देख सके। वे जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन संप्रदाय के नियमों के कारण वे नीलेश को बचाने के लिए आगे नहीं जा सके। लोकेश धमीजा ने फिर से हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अनूप सिंह और बाकी लोगों को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा और कहा, तुम उसे बचाना चाहते हो? अनूप सिंह और बाकी लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गहरी सांसें लीं और उनके चेहरे पर न्यायपूर्ण क्रोध का भाव था। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? लोकेश धमीजा ने नीलेश के चेहरे पर थप्पड़ मारा और क्रूरता से पूछा। ये देखकर कि नीलेश पर फिर से हमला किया गया, अनूप सिंह और बाकी लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया, इस डर से कि वह फिर से हमला करेगा। अगर तुम चाहते हो तो घुटने टेक दो, आज्ञाकारी बनो और कुछ बार सिर झुकाओ। अगर यह छोटा स्वामी अच्छे मूड में है तो मैं उसे आज जाने दूंगा। लोकेश धमीजा नीलेश से निपट नहीं सका, इसलिए उसने अनूप सिंह और बाकी लोगों पर अपनी आंखें गड़ा दी। आखिर ये लोग नीलेश के अधीन थे। उन्हें अपमानित करना नीलेश को अपमानित करने जैसा ही था। ये सुनकर आसपास के लोग शोर मचाने लगे। अनूप सिंह और बाकी लोगों के चेहरे राख जैसे हो गए थे और वे बेहद अपमानित महसूस कर रहे थे। नीलेश ने अनूप सिंह और बाकी लोगों को देखने के लिए संघर्ष किया। उनकी आंखें फटने वाली थीं क्योंकि उन्होंने एक एक करके कहा, उसकी मत सुनो। एक पा की आवाज के साथ नीलेश को फिर से एक थप्पड़ पड़ा। अनूप सिंह और बाकी लोग चौंक गए। वे जानते थे कि अगर वे और हिचकिचाते रहे तो नीलेश को फिर से यातना दी जाएगी। उन्होंने लोकेश धमीजा को नफरत भरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर अंतहीन दुख था क्योंकि वे धीरे धीरे घुटने टेकने लगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे नीलेश के लिए इतनी हद तक चले जाएंगे। एक आदमी के घुटने सोना होते हैं। अगर उनके बीच गहरे संबंध नहीं होते तो कौन दूसरों के लिए घुटने टेकने को तैयार होता? जीवप्ती त्रिपाठी ने सोचा था कि अनूप सिंह और बाकी लोग सिर्फ नीलेश के साथ खाने पीने के लिए घूमते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। लोकेश धमीजा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अचानक हंस पड़ा। उसने नीलेश को नीची नजर से देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पाले हुए कुत्ते इतने आज्ञाकारी होंगे। नीलेश की आंखों में अपमान के आंसू थे। जब लोकेश धमीजा ने उन्हें एक सुअर की तरह मारा था तब भी उन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया था। लेकिन अब अनूप सिंह और बाकी लोगों को जमीन पर घुटने टेके हुए देखकर आंसुओं की वह दो धारें बह निकलीं। एपिसोड 66, युद्ध का मैदान, भाग 1। ऊंचे आसमान के मंडप के प्रांगण में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जमीन पर झुके हुए अनूप सिंह और उसके साथी घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों में लाचारी और अपमान का गहरा सागर हिलोरे ले रहा था। उनके सामने खड़ा लोकेश धमीजा अपने अहंकार में मुस्कुरा रहा था। उसकी हंसी की गूंज हवा में विष घोल रही थी। सिर्फ घुटनों पर बैठना ही तुम्हारी निष्ठा को नहीं दिखाता। लोकेश धमीजा की आवाज में व्यंग्य था, जैसे वह अपनी विजय का जश्न मना रहा हो। अनूप सिंह और उसके साथियों के चेहरे राख की तरह पीले पड़ गए थे। उन्होंने अपने दांत भींचे और सिर झुकाकर जमीन पर लेट गए, मानो वे धरती माँ की गोद में अपना दुख छिपाना चाहते हों। उनकी आवाज में दुख का असीमित सागर उमड़ पड़ा, भाई लोकेश कृपा करो। लोकेश धमीजा की आंखें पतली हो गईं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अनूप सिंह और उनके साथियों की निष्ठा देखकर उसे एक पल के लिए दया आ गई, पर तभी पीछे से एक और आवाज ने उसे चौंका दिया। लोकेश धमीजा, नीलेश ने अपने मुंह में भरा खून निगल लिया, तुम और मैं एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते। मैं भी ठीक यही सोच रहा था। लोकेश धमीजा ने अपने हाथों को मिलाया और पूरी ताकत से नीलेश की छाती पर मुक्का मारा। धड़ाम की आवाज के साथ नीलेश के मुंह से खून का फव्वारा फूटा और वह दर्द से बेहोश होकर वहीं गिर गया। युवा स्वामी पटेल, अनूप सिंह और उसके साथी चिल्ला उठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोकेश धमीजा इतने लोगों के सामने अपना वादा तोड़ने की हिम्मत करेगा। किसी को मत छोड़ना। लोकेश धमीजा ने नीलेश के शरीर से उठते हुए क्रूरता से आदेश दिया और उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह ठोकर मार दी। आसमानी मीनार के वे शिष्य जो पहले अनूप सिंह और उसके साथियों का सामना कर रहे थे, अब मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और उन्हें घेर लिया।
उन्होंने अनूप सिंह को ललकारा। अनूप सिंह और उसके साथी गुस्से से पागल हो रहे थे। अब जब दुश्मन खुद उनके दरवाजे पर आ गए थे तो वे कैसे हार मान सकते थे। यह एक खुला और बेशर्म समूह युद्ध था जहां हर किसी का एक तय दुश्मन था। लोकेश धमीजा ने उपहास के साथ अनूप सिंह और उसके साथियों की तरफ देखा और ताना मारा, जो भी हार मानने से मना करे उसे मौत के घाट उतार दो। अगर वह मर जाता है तो उसकी गलती मेरी होगी। वह स्पष्ट रूप से नीलेश का अनुसरण करने वाले लोगों के इस समूह को एक सबक सिखाना चाहता था और उन्हें गलत व्यक्ति का अनुसरण करने के परिणामों के बारे में बताना चाहता था। क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी अनूप सिंह और उसके साथियों के करीब था, इसलिए उसे भी लोकेश धमीजा के एक अधीनस्थ द्वारा निशाना बनाया गया। ये व्यक्ति जीवप्ती त्रिपाठी के सामने दौड़ा, उसने अपना नाम बताया। उसने जीवप्ती त्रिपाठी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधे हमला कर दिया। जीवप्ती त्रिपाठी ने पूरी ताकत से लात मारी, जो सीधे उस व्यक्ति के पेट पर पड़ी। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसकी ताकत शायद संयमित कठोर शरीर चरण पर ही थी, इसलिए नियमों के अनुसार वह जीवप्ती त्रिपाठी को चुनौती देने के योग्य नहीं था। लेकिन जब उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया था तो वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ते हुए जीवप्ती त्रिपाठी कदम कदम पर नीलेश की ओर चला। लोकेश धमीजा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और जीवप्ती त्रिपाठी को देखा। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक कौन थी। लोकेश धमीजा स्वाभाविक रूप से जानता था कि नीलेश के पास कितने लोग थे और वे कौन थे। हालांकि उसने पहले कभी जीवप्ती त्रिपाठी को नहीं देखा था। एक पल के लिए वह जीवप्ती त्रिपाठी की पहचान का पता नहीं लगा सका। जीवप्ती त्रिपाठी चुप रहा। वह ठंडे चेहरे के साथ नीलेश के पास गया और उसकी सांसों की जांच करने के लिए पहुंचा। उसे ये देखकर राहत मिली कि नीलेश केवल बेहोश हुआ था। तुम कौन हो? लोकेश धमीजा तुरंत नाखुश हो गया। उसकी नीलेश के साथ दुश्मनी थी और यह व्यक्ति उसके सामने नीलेश की चोटों की जांच करने की हिम्मत कर रहा था। ये स्पष्ट रूप से उसे अनदेखा कर रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी खड़ा हो गया और चुपचाप लोकेश धमीजा की ओर देखा। ये युवा स्वामी पूछ रहा है कि तुम कौन हो? लोकेश धमीजा ने अपनी ठुड्डी उठाई और एक सख्त आवाज में पूछा। परीक्षण शिष्य जीवप्ती त्रिपाठी, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें। जीवप्ती त्रिपाठी ने लोकेश धमीजा की ओर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। यह आसमानी मीनार के शिष्यों का एक दूसरे को चुनौती देने का शिष्टाचार था। जीवप्ती त्रिपाठी। लोकेश धमीजा एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर तुरंत महसूस किया, तुम वही जीवप्ती त्रिपाठी हो जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। आप मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन अगर संप्रदाय में कोई और जीवप्ती त्रिपाठी नहीं है तो मैं ही हूँ। क्या मजाक है? एक तुच्छ परीक्षण शिष्य इस युवा स्वामी को चुनौती देने की हिम्मत करता है। क्या तुम्हारे पास योग्यता है? लोकेश धमीजा ने व्यंग्य किया। परीक्षण शिष्य वे शिष्य थे जो प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए थे। चूंकि वे प्रवेश नहीं कर पाए थे तो वे निश्चित रूप से उससे 3 स्तर से अधिक दूर होंगे। मैं भी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र तीसरे स्तर पर हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी ने उदासीनता से जवाब दिया। विस्मय की आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। यह असंभव है। जीवप्ती त्रिपाठी पहले से ही प्रारंभिक तत्व क्षेत्र तीसरे स्तर पर है। क्या उन्होंने नहीं कहा कि उसे संयमित कठोर शरीर तीसरे स्तर तक पहुंचने में 3 साल लगे? क्या मैंने गलत कहा या क्या मुझे गलत याद था? यह अजीब है। जब जीवप्ती त्रिपाठी ने मुझे चुनौती दी थी तो वह केवल संयमित कठोर शरीर 8वें स्तर पर था। वह 1 महीने से भी कम समय में इस स्तर तक कैसे पहुंच गया? सभी प्रकार के संदेह पैदा हुए। लोकेश धमीजा ने भी जीवप्ती त्रिपाठी को संदेह से देखा, जैसे वह सोच रहा हो कि क्या वह सच कह रहा है। जब वह पहले से ही प्रारंभिक तत्व क्षेत्र में पहुंच गया था तो वह अभी भी परीक्षण शिष्य क्यों था? उसे कैसे पता था कि जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर्फ कल रात ही प्रवेश किया था और वह सीधे संयमित कठोर शरीर 9वें स्तर से इस स्तर तक पहुंच गया था? अब मेरे पास आपको चुनौती देने की योग्यता है ना? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक रही थी। अगर तुम में सच में ताकत है तो तुम्हारे पास योग्यता है। लोकेश धमीजा ने सिर हिलाया और दुष्टता से हंसा। अगर तुम मौत से नहीं डरते हो तो? जीवप्ती त्रिपाठी ने उदासीनता से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मौत से नहीं डरते। बेशर्म डींगे। लोकेश धमीजा क्रोधित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने एक सुरक्षात्मक कलाकृति पहन रखी है। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के शिखर पर एक साधक भी मेरी रक्षा को नहीं तोड़ पाएगा। मैं एक अजेय स्थिति में हूँ। तुम, एक प्रारंभिक तत्व क्षेत्र तीसरे स्तर के साधक, मुझसे कैसे जीत सकते हो? आओ, मैं तुम्हें मुझे मुक्का मारने दूंगा। लोकेश धमीजा ने अहंकार से जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा किया। जीवप्ती त्रिपाठी कैसे विनम्र हो सकता था? वह दौड़ा और सीधे लोकेश धमीजा की छाती पर मुक्का मारा। जलती हुई अमृत रस की जीवन शक्ति उसमें प्रवाहित हुई। इससे न केवल लोकेश धमीजा को चोट नहीं पहुंची, बल्कि जीवप्ती त्रिपाठी का शरीर हिल गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने नीचे देखा और पाया कि उसकी मुट्ठी पूरी तरह से लाल थी। ये स्पष्ट था कि वह अपनी ही जीवन शक्ति से घायल हो गया था। हाँ, तुम अपनी काबिलियत से ज्यादा समझते हो। लोकेश धमीजा खुद पर अधिक से अधिक गर्व करने लगा। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वह फिर से चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि जीवप्ती त्रिपाठी की आंखें अचानक लाल हो गई थीं। उसके शरीर से जीवन शक्ति की एक भयंकर लहर आई, जो अपने साथ उबलती हुई गर्मी लेकर आई। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, केवल उत्साह था। ये आंखें एक भयंकर जानवर की आंखों की तरह थीं। जब उसने एक ऐसे शिकार को देखा जिसमें उसकी रुचि थी, तो यह एक हिंसक हमले का अग्रदूत था। बिना किसी कारण के लोकेश धमीजा का दिल धड़कने लगा। जीवप्ती त्रिपाठी पहले ही एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ चुका था। अमृत रस की एक बूंद चुपचाप उसकी उंगलियों पर दिखाई दी। एक विचार के साथ यह एक रक्तलाल ब्लेड में बदल गया, जो एक शांत के पंख जितना पतला था। रक्तलाल रोशनी चमकी, उसके बाद एक हल्की चुभने वाली आवाज आई। जीवप्ती त्रिपाठी और लोकेश धमीजा के शरीर एक दूसरे को पार कर गए। लोकेश धमीजा को केवल अपने पेट में एक ठंडक महसूस हुई। उसने नीचे देखा और उसका दिल नीचे तक डूब गया। वह चिल्लाया, मेरी कड़ाई वाले बादल की चेनमेल। ये कड़ाई वाले बादल की चेनमेल एक सामान्य श्रेणी की मध्य श्रेणी की रक्षात्मक कलाकृति थी।
यद्यपि इसका ग्रेड उच्च नहीं था, लेकिन यह उसके स्तर के एक साधक के लिए बहुत उपयुक्त थी। महान बुजुर्ग ने इसे कहीं से प्राप्त किया था और उसे दे दिया था। उस समय महान बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि एक प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का साधक इस कलाकृति की रक्षा को तब तक नहीं तोड़ पाएगा जब तक कि वह एक शक्तिशाली मार्शल कला का उपयोग न करे। लेकिन अब वह कलाकृति जिस पर उसने इतनी उम्मीदें लगाई थीं, वास्तव में एक साधारण प्रारंभिक तत्व क्षेत्र तीसरे स्तर के परीक्षण शिष्य द्वारा एक ही दौर में काट दी गई थी। उसने अभी अभी किस प्रकार के हथियार का उपयोग किया था? क्या वह रक्त लाल हथियार भी एक कलाकृति थी? और उसका ग्रेड कढ़ाई वाले बादल की चेन मेल से भी अधिक था। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका इतना अद्भुत प्रभाव कैसे हो सकता था? एपिसोड 67 पराजय का अंत। उस पल लोकेश धमीजा के मन में सदमे और दुख का एक अजीब मिश्रण था। सदमा इसलिए कि उसकी कशीदाकारी बादलों वाली जंजीरी पोशाक, जो एक मजबूत रक्षात्मक कलाकृति थी, जीवप्ती त्रिपाठी के हमले को रोक नहीं पाई। और दुख इस बात का था कि उसकी सबसे मूल्यवान कलाकृति अब टुकड़ों में कट चुकी थी और उसने अपनी रक्षा करने की क्षमता पूरी तरह से खो दी थी। लोकेश धमीजा के भीतर गुस्सा उबल रहा था। वह चीखा, तुमने मेरी कलाकृति तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वह जीवप्ती त्रिपाठी की ओर झपटा। लोकेश भी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे चरण में था, इसलिए उसकी पूरी ताकत भी कम नहीं थी। लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी तो संयमित कठोर शरीर के चरण में ही प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 5वें चरण के एक अभ्यासी को मार चुका था। तो ये तुच्छ तीसरे चरण का अभ्यासी क्या कर पाता? जब लोकेश धमीजा उसके सामने पहुंचा तो जीवप्ती त्रिपाठी के हाथ में लाल रंग की तलवार चली और उसने एक के बाद एक कई बार वार किए। लोकेश धमीजा का शरीर अचानक जम गया। उसकी मुट्ठी जीवप्ती त्रिपाठी से केवल 3 इंच दूर थी, पर वह वार नहीं कर पाया क्योंकि उसे अपनी छाती में एक जलती हुई सनसनी महसूस हुई। उसकी आंखें कांपी। जब उसने नीचे देखा तो जीवप्ती त्रिपाठी के हाथ में लाल रंग की तलवार एक सांप की तरह लग रही थी, जो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था और उसकी छाती पर दबाव डाल रही थी। एक रक्षात्मक कलाकृति, यह उतनी भी महान नहीं है, जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया। उसकी निगाहें लोकेश धमीजा की जंजीरी पोशाक पर पड़ी, जिस पर कई बड़े बड़े घाव बन गए थे। जीवप्ती त्रिपाठी खुद भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि उसके अमृत रस से बनी ये तलवार इतनी तेज होगी। अगर वह वास्तव में लोकेश धमीजा से लड़ता तो भले ही वह जीत जाता, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वह सिर्फ अमृत रस की शक्ति पर भरोसा कर रहा था। लेकिन जब दुश्मन अपनी कलाकृति पर भरोसा कर रहा था तो वह अमृत रस का उपयोग क्यों नहीं कर सकता था? तुम्हें मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? लोकेश धमीजा का चेहरा डर से कांप रहा था, पर उसकी आंखों में एक भयानक भाव था। हालांकि उसकी जान जीवप्ती त्रिपाठी के हाथों में थी, लेकिन उसे थोड़ा भी डर नहीं था। वह पहले बड़े का पोता था। ऐसे प्रतिष्ठित दर्जे के साथ आसमानी मीनार में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे चोट पहुंचाए। छोटे बच्चे, तुम नहीं जानते, मेरे दादाजी पहले बड़े हैं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। लोकेश धमीजा ने धमकी दी। जीवप्ती त्रिपाठी अविचलित रहा। उसकी उंगली पर खून जैसी लाल तलवार और भी खतरनाक होती गई और उसकी आंखों में लाल रोशनी और भी चमकीली हो गई। मुझे आश्चर्य है कि तुम पहले मरोगे या मैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने रुचि से लोकेश धमीजा को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर और बल दिया। लोकेश धमीजा की छाती से गहरे लाल रंग का खून रिसने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से कराह उठा। जैसे ही उसके शरीर में चोट लगी, उसने महसूस किया कि एक गर्म जीवन शक्ति उसके शरीर में घुस गई है, जो उसके मांस को दर्दनाक रूप से जला रही है। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? लोकेश धमीजा ने जीवप्ती त्रिपाठी को अविश्वास से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऊंचे आसमान के मंडप में कोई ऐसा होगा जो उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा। क्या मैं हिम्मत करता हूं या नहीं, मैं ये पहले ही कर चुका हूं। क्या तुम सोचते हो कि मैं हिम्मत करता हूं या नहीं? जीवप्ती त्रिपाठी ने और अधिक बल दिया। तलवार आधा इंच और घुस गई, जिससे खून बहने लगा। लोकेश धमीजा का शरीर अचानक कांप गया। वह अपनी हिम्मत दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मेरे दादाजी तुम्हें मार देंगे? संप्रदाय के शिष्य केवल आपसी मुकाबला कर रहे हैं। जीवन और मृत्यु की जिम्मेदारी उनकी खुद की है। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडा व्यंग्य किया, तुम दूसरों की तुलना में इतने अच्छे नहीं हो। अगर तुम मर जाते हो तो तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो क्या हुआ अगर वह पहले बड़े है? आसमानी मीनार उसका नहीं है। लोकेश धमीजा डर गया। उसने अपने सामने इस पागल साथी शिष्य को देखा। उसके दिल के निचले हिस्से से एक सिहरन उठ गई और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। जैसे ही वह अपना मुंह खोलने वाला था, जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक उसे रोक दिया। इससे पहले कि तुम हार मान गया, शब्द कहो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम इसके बारे में सोचना भी मत। लोकेश धमीजा का चेहरा पीला पड़ गया। वह वास्तव में हार मानना चाहता था। जब एक ही संप्रदाय के शिष्य मुकाबला कर रहे थे तो एक पक्ष अपनी हार मान सकता था अगर उसे लगता कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। दूसरा पक्ष हमला जारी नहीं रख सकता था। लेकिन अब वह उन दो शब्दों को कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में मजाक का कोई निशान नहीं दिखा। वे बेहद गंभीर थीं। तुम क्या चाहते हो? लोकेश धमीजा ने अपने दांत पीसकर पूछा। कुछ नहीं, मैं बस महसूस करता हूं कि तुम नीलेश जितने अच्छे नहीं हो। तुम्हारे पास उसके खिलाफ जीतने का एकमात्र कारण तुम्हारी कलाकृति थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूं। लोकेश धमीजा एक बिल्ली की तरह था जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो। वह धीमी आवाज में दहाड़ा, मैं उससे कमतर कैसे हूं? मेरी ताकत उससे ज्यादा है और मेरा रुतबा भी उससे ज्यादा है। मैं उससे कमतर कैसे हूं? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर झुकाया और उसे देखा। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे तुम्हें दिखाने दो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसकी उंगलियों ने अचानक और अधिक बल दिया। लोकेश धमीजा दर्द से कराह उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर डगमगा गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और लोकेश धमीजा के मातहतों के समूह को देखा। अभी कुछ देर पहले वे अनूप सिंह और बाकी लोगों के साथ मौत की लड़ाई लड़ रहे थे।
लेकिन जब लोकेश धमीजा पर काबू पा लिया गया तो उन्होंने कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। इस पल वे सभी लोकेश धमीजा को घूर रहे थे। क्या तुम अपने युवा स्वामी लोकेश धमीजा को बचाना चाहते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आवाज ऊंची करके पूछा। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हर कोई जीवप्ती त्रिपाठी के पागलपन से सदमे में था। वहां मौजूद सभी लोग किशोर थे। उन्होंने ऐसा क्रूर दृश्य पहले कब देखा था? अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो आज्ञाकारी बनकर मेरे सामने घुटने टेक कर प्रणाम करो। अगर मेरा मन ठीक हुआ तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडी आवाज में कहा। समूह के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ये शब्द, क्या ये वही शब्द नहीं थे जो लोकेश धमीजा ने नीलेश के मातहतों से कहे थे? जब नीलेश के मातहतों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के लोकेश धमीजा के सामने घुटने टेक दिए और प्रणाम किया। क्या वे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले थे? इतने सारे लोग देख रहे थे। अगर वे सच में घुटने टेक देते तो वे अपनी सारी प्रतिष्ठा खो देते। भविष्य में आसमानी मीनार में रहने के लिए उनका मुंह कैसे होता? लेकिन अगर वे घुटने नहीं टेकते तो लोकेश धमीजा उन्हें दोषी ठहराता तो वे क्या करते? समूह के लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। उनके दिमाग में सैकड़ों विचार चल रहे थे। उनमें से कुछ अपना मन नहीं बना पाए। तुम सभी चाहते हो कि वह मर जाए? जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे से आह भरी। उसकी उंगलियों पर लगी तलवार लोकेश धमीजा के शरीर में थोड़ा और गहरी चली गई। लोकेश धमीजा की जान सूख गई। वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि अगर जीवप्ती त्रिपाठी के हाथ में तलवार थोड़ी और गहरी जाती तो वह सीधे उसके दिल को भेद देती। वह एक घातक हमला था। लोकेश धमीजा मरना नहीं चाहता था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वह अपने मातहतों पर चिल्लाया, तुम अभी भी वहां क्या खड़े हो? जल्दी करो और घुटने टेक दो। अगर मैं मर गया तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। उसके मातहत कांप उठे और जल्दबाजी में जमीन पर घुटने टेक दिए। अनूप सिंह और बाकी लोग भावनाओं से भर गए। जो गुस्सा उन्होंने अभी अभी सहा था वह इस घुटने के साथ गायब हो गया था। वे कितने बेफिक्र थे इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना सिर घुमाया और लोकेश धमीजा को देखा और धीरे से कहा, अब क्या तुम अपने और नीलेश के बीच का अंतर जानते हो? ये सुनकर लोकेश धमीजा का चेहरा जम गया। उसके तुरंत बाद उसके भाव बदल गए और उसने अपने मातहतों पर तिरछी नजर डाली। नीलेश की जान बचाने के लिए अनूप सिंह और बाकी लोग अपमानित होने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके मातहतों का क्या? उन्हें चिल्लाकर और अपनी जान की धमकी देकर ही घुटने टेकने के लिए राजी होना पड़ा। दोनों की तुलना में लोकेश धमीजा और नीलेश के बीच का अंतर स्पष्ट था। करिश्मा के मामले में लोकेश धमीजा वास्तव में नीलेश जितना अच्छा नहीं था। क्या अब तुम संतुष्ट हो? लोकेश धमीजा ने जबरदस्ती अपनी हिम्मत जुटाई और जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडी नजर से देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके चेहरे पर भाव अनिश्चित थे। लोकेश धमीजा चौंक गया और कांपती हुई आवाज में बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि जीवप्ती त्रिपाठी जवाब दे पाता, दूर से एक गर्जना आई, सभी रुको। एपिसोड 68, अध्याय षड्यंत्र का जाल। जैसे ही आवाज गूंजी, जीवप्ती त्रिपाठी के सामने एक परछाई अचानक प्रकट हुई। पलक झपकते ही उस व्यक्ति की हथेली जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे पर आ टिकी। उसमें एक ऐसी अदम्य शक्ति थी कि जीवप्ती त्रिपाठी एक दर्द भरी आह के साथ हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। भाई जीवप्ती! अनूप सिंह और उसके साथियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। वे सभी घबराकर जीवप्ती त्रिपाठी को सहारा देने के लिए दौड़े। जीवप्ती त्रिपाठी ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला। वे हल्के से खांसे और नए आए हुए व्यक्ति को गौर से देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक युवा लोकेश धमीजा के बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाया हुआ था और वह जीवप्ती त्रिपाठी को घूर रहा था। एक हाथ से लड़खड़ाते लोकेश धमीजा को थामे हुए उसने पूछा, युवा स्वामी धमीजा, क्या आप ठीक हैं? लोकेश धमीजा ने जीवप्ती त्रिपाठी को क्रोध भरी नजरों से देखा। उसका शरीर डगमगा रहा था, फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूं। यह अच्छा है कि आप ठीक हैं। मुझे आने में देर हो गई। उस युवा ने राहत की सांस ली। हालांकि उसकी शक्ति लोकेश धमीजा से अधिक थी, लेकिन वह अभी भी पहले बड़े बुजुर्ग का अधीनस्थ था। प्रतिष्ठा के मामले में वह लोकेश धमीजा की बराबरी नहीं कर सकता था। आप बहुत देर नहीं हुए हैं, लोकेश धमीजा ने व्यंग्य किया और एक अजीब आवाज में पूछा, भाई हरीशपाल, आप तो अनुशासनात्मक मंडप के शिष्य हैं, आपको संप्रदाय के नियम अपनी हथेली की तरह पता होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई संप्रदाय के भीतर हत्या करने का दुस्साहस करे तो उसकी क्या सजा है? हरीशपाल सिंह की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने दृढ़ता से कहा, मामले की गंभीरता के आधार पर हल्की सजा हाथ पैर तोड़ना और अपराधी को आसमानी मीनार से निष्कासित करना है। गंभीर सजा अपराधी को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में मौके पर ही मार देना है। लोकेश धमीजा हंसा और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर इशारा करते हुए बोला, अभी अभी इस व्यक्ति ने मुझे मारने की कोशिश की। भाई हरीशपाल, आप तय कीजिए कि क्या करना है। किसी के पीछे खड़े होने पर लोकेश धमीजा पहले की तरह समझौता क्यों करता? हरीशपाल सिंह ने कड़क कर कहा, क्या ये सच है? लोकेश धमीजा ने व्यंग्य किया, जब भाई हरीशपाल आए तो क्या उन्होंने सब कुछ नहीं देखा? हरीशपाल सिंह ने सिर हिलाया, ये सही है। अभी अभी इस शिष्य ने सचमुच युवा स्वामी धमीजा की छाती पर हथियार रखा था। अगर मैं समय पर उसे नहीं रोकता तो युवा स्वामी धमीजा मारे जाते। ये व्यक्ति सचमुच साहसी है। वह दिन दहाड़े ऐसा अपराध करने की हिम्मत करता है। वे दोनों एक ही धुन में गा रहे थे और उनका सहयोग सहज था। पल भर में ही उन्होंने जीवप्ती त्रिपाठी पर हत्या का अपराध लगा दिया। बकवास, अनूप सिंह ने दहाड़ लगाए, अभी अभी भाई जीवप्ती और लोकेश धमीजा केवल अभ्यास कर रहे थे। यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? तुम सच को तोड़ मरोड़ कर क्या साबित करना चाहते हो? हरीशपाल सिंह ने चीख कर कहा, क्या ये सच में इतना सरल है? जफर अली ने कहा, अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप उन भाइयों से पूछ सकते हैं जो यहाँ तमाशा देखने के लिए हैं। हम सभी गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा इस मामले की शुरुआत लोकेश धमीजा ने की थी। भाई जीवप्ती को तो इसमें घसीटा गया था।
कोई गवाही देगा? कौन गवाही देगा? लोकेश धमीजा ने सिर झुकाया और चारों ओर देखकर व्यंग्य किया। तमाशा देखने के लिए जमा हुए ऊंचे आसमान के मंडप के कई शिष्य अचानक पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए, जल्दी से उस जगह से भाग गए। उन सभी ने मंडप के बड़े बुजुर्गों के संघर्ष के बारे में सुना था, इसलिए उनमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं थी। वे जिस भी पक्ष को नाराज करते, ऊंचे आसमान के मंडप में उनके भविष्य के दिन अच्छे नहीं होते। जब अनूप सिंह ने यह दृश्य देखा तो वह गुस्से से अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने अपनी गर्दन सीधी करके कहा, हम पूरी प्रक्रिया में शामिल थे। हम हर विवरण को स्पष्ट रूप से जानते हैं। हम गवाह हैं। हरीश पाल सिंह ने सिर हिलाया। तुमने लड़ाई के लिए भीड़ इकट्ठा की, तो तुम दोषी हो। तुम कैसे गवाही दे सकते हो? लड़ाई के लिए भीड़ इकट्ठा की? जफर अली उछल पड़ा और दहाड़ लगाई। ये स्पष्ट रूप से लोकेश धमीजा ही था जिसने अपने अधीनस्थों को हमें चुनौती देने के लिए कहा था। ये कहां से आया? हरीश पाल सिंह, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ एक अनुशासनात्मक शिष्य हो तो जो चाहो कर सकते हो। ऊंचे आसमान के मंडप पर तुम्हारा फैसला नहीं चलता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरीश पाल सिंह ने फटकार लगाई। अनुशासनात्मक मंडप ऊंचे आसमान के मंडप के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहा है। तुम अनुशासनात्मक मंडप के अधिकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो, तुम्हारा अपराध और भी बुरा है। अगर आप किसी को दोषी ठहराना चाहते हैं तो आप हमेशा एक बहाना खोज सकते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने अनूप सिंह और दूसरों को बहस करने से रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। हरीश पाल सिंह की ओर देखते हुए उन्होंने व्यंग्य किया, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण। आज मैंने देखा है कि निष्पक्ष और न्यायपूर्ण किसे कहते हैं। हम। हरीश पाल सिंह ने व्यंग्य किया और चिल्लाया, इन सभी को गिरफ्तार करो। बड़े बुजुर्गों की परिषद की चर्चा के बाद उनसे निपटा जाएगा। सौ सौ सभी दिशाओं से कपड़े फड़फड़ाने की आवाजें आईं। 10 से अधिक अनुशासनात्मक मंडप के शिष्य सभी दिशाओं से बाहर निकले। उनमें से सबसे कमजोर भी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 5वें चरण में था। अनूप सिंह और अन्य उनका मुकाबला कैसे कर सकते थे? कुछ ही क्षणों में वे सभी जमीन पर गिर गए और उन्हें रोक दिया गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करना भी बेकार होगा। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। लोकेश धमीजा एक तुच्छ व्यक्ति था, जिसे जो चाहिए था वह मिल गया था। वह जीवप्ती त्रिपाठी के सामने चला गया और उस पर व्यंग्य किया। उन्हें ले जाओ, हरीश पाल सिंह ने आदेश दिया। अनुशासनात्मक मंडप के शिष्य अनूप सिंह और दूसरों को दूर ले गए। जमीन पर बेहोश नीलेश को देखकर हरीश पाल सिंह ने माथे पर शिकन डाली। उसे जीवप्ती त्रिपाठी और अनूप सिंह की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन नीलेश की पहचान खास थी। उसे छूने की हिम्मत नहीं थी। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, छोटे भाई को दूसरे बड़े बुजुर्ग के पास भेजो। हाँ, किसी ने जवाब दिया और जमीन से नीलेश को उठाया और जल्दी से चला गया। युवा स्वामी धमीजा, आपने बहुत कष्ट झेला है, हरीश पाल सिंह ने धीरे से कहा। लोकेश धमीजा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपने दांत पीसे। उस जीवप्ती त्रिपाठी को मैं निश्चित रूप से जाने नहीं दे सकता। उसने आज मुझे अपमानित किया है। अगर मैं बदला नहीं लेता तो मैं आदमी नहीं रहूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। हरीश पाल सिंह हिचकिचाया। युवा स्वामी धमीजा, आज का मामला थोड़ा बड़ा है। ये निश्चित रूप से बड़े बुजुर्गों को सचेत करेगा। अगर हम अभी कोई कदम उठाते हैं तो मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा। हम बड़े बुजुर्गों के फैसला करने का इंतजार क्यों ना करें? लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोकेश धमीजा ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसे सबक सिखाने में मदद करूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि तुम्हें नाराज करने के क्या परिणाम होते हैं। उसे मारो मत, मैं उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता हूं। जैसी आपकी इच्छा। ऊंचे आसमान के मंडप के वन जेल में जीवप्ती त्रिपाठी और उनके समूह को यहां कैद किया गया था। वन जेल अंधेरा और नम था, तापमान बहुत ठंडा था और हर जगह चूहे और मच्छर थे। चारों ओर से दुर्गंध की लहरें आ रही थीं, वातावरण बेहद खराब था। वन जेल वह जगह थी जहां आसमानी मीनार उन शिष्यों को कैद करता था जिन्होंने गलतियां की थीं। अनूप सिंह और अन्य ने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन यहां कैद होंगे। उनमें से हर एक के मुंह में एक बुरा स्वाद था। भाई जीवप्ती, इस बार हमने आपको भी फंसा दिया। अनूप सिंह जीवप्ती त्रिपाठी के बगल में बैठे और धीरे से माफी मांगी। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराए, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बाहर निकलने में मदद नहीं कर सका। मैं अपने ही परिवार को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देख सकता। एक दूसरे से लड़ना? अनूप सिंह लगभग दम घुट गया। क्या इन शब्दों में हम भी शामिल नहीं थे? अच्छे शब्दों में इसे एक दूसरे से लड़ना कहा जाता है। सीधे शब्दों में क्या यह एक दूसरे से लड़ना नहीं है? जीवप्ती त्रिपाठी हंसे। ये सच है, लेकिन भाई जीवप्ती, चिंता मत करो। युवा स्वामी पटेल हमें नजरअंदाज नहीं करेंगे। हमें बस यहाँ कुछ घंटों के लिए इंतजार करना होगा और युवा स्वामी पटेल हमें बचाने में सक्षम होंगे। अनूप सिंह के विचार अपेक्षाकृत सरल थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना शरीर मोड़ा और एक अधिक आरामदायक स्थिति में आ गए। मुझे बताओ, पहले बड़े बुजुर्ग और दूसरे बड़े बुजुर्ग के बीच दरार क्यों है? अनूप सिंह ने यह सुना और आह भरी। ये हमारे संप्रदाय के नेता से संबंधित है। ओह, मैं विवरण सुनना चाहूंगा, अनूप सिंह ने कहा। पिछली बार युवा स्वामी पटेल ने भी आपको संप्रदाय के नेता के 2 शिष्यों के बारे में बताया था। जब से संप्रदाय के नेता ने दूसरे शिष्य को पकड़ने और उसे कुंडलीदार नाले में निर्वासित करने के लिए पहाड़ छोड़ा, हमारे संप्रदाय के नेता शायद ही कभी दूसरों के सामने आते हैं। वह आसमानी मीनार के मामलों पर भी ध्यान नहीं देते। इन पिछले कुछ वर्षों में पहले बड़े बुजुर्ग संप्रदाय के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। शायद इसलिए कि वह लंबे समय से यहाँ हैं, वह अधिक महत्वाकांक्षी हो गए हैं। पहले बड़े बुजुर्ग अब खुद को सचमुच संप्रदाय का नेता मानते हैं। दूसरे बड़े बुजुर्ग को ये पसंद नहीं है और वह सोचते हैं कि पहले बड़े बुजुर्ग अक्सर अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। समय के साथ स्वाभाविक रूप से घर्षण होगा। एपिसोड 69। अंधेरों के बीच एक किरण। ऊंचे आसमान के मंडप में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो असल में अंदरूनी तूफान की आहट थी। इस मंडप की नींव कमजोर होती जा रही थी क्योंकि इसके 3 सबसे बड़े खंभे ही आपस में लड़ रहे थे।
प्रधान बड़े, चौथे बड़े और पांचवें बड़े ने मिलकर एक गुट बना लिया था, जिसका नेतृत्व प्रधान बड़े कर रहे थे। दूसरी ओर दूसरे बड़े और तीसरे बड़े का अपना अलग गुट था। दोनों गुटों का मकसद साफ था, एक मौजूदा संप्रदाय नेता को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था और दूसरा नेता की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। परंतु शक्ति का संतुलन प्रधान बड़े के पक्ष में था। उनका गुट ज्यादा ताकतवर था और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में दूसरे और तीसरे बड़े के गुट को कई बार हार का सामना करना पड़ा था। ये सब सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी को तुरंत पूरी बात समझ आ गई। जब बड़े आपस में ही लड़ते हैं तो उनकी अगली पीढ़ी यानी उनके शिष्य भी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नीलेश और लोकेश धमीजा के बीच की लड़ाई भी इसी गुटबंदी का नतीजा थी। जफर अली ने कटाक्ष करते हुए कहा, जब शेर जंगल से बाहर नहीं आता तो बंदर ही राजा बन जाते हैं। अगर संप्रदाय नेता सच में सामने आ गए तो ये प्रधान बड़े और उनके साथी क्या कर लेंगे। अनूप सिंह ने जफर अली को घूरते हुए कहा, बड़ों के बारे में पीठ पीछे बात मत करो। हम जैसे युवा शिष्यों को अपने बड़ों के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, भले ही हमें उनकी नीतियां पसंद न हो। जफर अली ने चुपचाप अपनी जीभ बाहर निकाली और धीमी आवाज में फुसफुसाया, पर क्या तुम भी यही नहीं सोचते। हाँ, सोचता तो हूँ, अनूप सिंह ने जवाब दिया, पर मैं इसे कहूंगा नहीं। उसी समय योगदान मंडप में रवीना सिंह की बेचैनी से भरी सांसें गूंज रही थीं। उन्होंने हड़बड़ी में अंदर कदम रखा। वहां बैठे अनीश, जिन्हें वह गुरु मानती थी, मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और बोले, शिष्या, तुम आज फिर अपने गुरु से मिलने आए हो। ये देखकर यह बूढ़ा बहुत खुश है। रवीना सिंह की चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने बेचैनी से कहा, गुरुजी, कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? अनीश थोड़े हैरान थे। उन्होंने अपनी शिष्या को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा था। रवीना ने तुरंत जीवप्ती त्रिपाठी और लोकेश धमीजा के बीच हुई झड़प की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। ये सुनकर अनीश के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम कह रही हो कि जीवप्ती त्रिपाठी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है और उसने लोकेश धमीजा को हरा भी दिया? जी हाँ, रवीना ने बार बार सिर हिलाया। मन ही मन में वह सोच रही थी कि उसे इस स्तर पर पहुंचाने में मेरी भी थोड़ी मदद थी। अनीश ने सोचा, लगता है काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में मिली उसकी किस्मत छोटी नहीं थी। उसकी खेती की रफ्तार वाकई बहुत तेज है। गुरुजी, अभी भावनाओं में मत बहिए, जल्दी से उसे बचाने का कोई तरीका सोचिए, रवीना ने घबराकर आग्रह किया। अपनी शिष्या की यह बात सुनकर अनीश ने उसे अजीब तरीके से देखा और पूछा, शिष्या, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रवीना कुछ देर के लिए हक्की बक्की रह गई। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, क्या मैं? हाँ, तुम बहुत बेचैन हो। अनीश ने सिर हिलाया। वह अपनी शिष्या को, जो बर्फ की तरह शांत और हीरे की तरह शुद्ध थी, किसी और से बेहतर जानते थे। इन सालों में कई प्रतिभाशाली पुरुष शिष्यों ने उसका पीछा किया था, लेकिन उसका रवैया हमेशा सम्मानजनक ही रहा था। लेकिन आज वह प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक व्यक्ति के लिए इतनी बेचैन थी। जाहिर है, ये सामान्य नहीं था। रवीना ने जवाब दिया, मैं बस ये चाहती हूँ कि उसके विकास का मार्ग शुरू होते ही खत्म न हो जाए। क्या तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो? अनीश तुरंत सतर्क हो गए। नहीं, लेकिन मैं 2 साल से उस पर नजर रख रही हूँ। गुरुजी, आप जानते हैं कि मैं अंधेरे मंडप में ड्यूटी पर हूँ और मैं उस क्षेत्र की प्रभारी हूँ जहाँ वह रहता है। रवीना ने सच बताया और फिर से विनती की, गुरुजी, कृपया उसे बचाने का कोई तरीका सोचिए। इस बार उसने प्रधान बड़े को नाराज कर दिया है। किसी विशेषज्ञ की मदद के बिना मुझे डर है कि वह इस मुसीबत से नहीं बच पाएगा। दूसरे बड़े भी शायद उसकी जान की परवाह न करें। गुरुजी, आप ही वह विशेषज्ञ हैं। अनीश का चेहरा खुशी से चमक उठा। तारीफ हमेशा काम करती थी, खासकर जब वह उनकी अपनी प्यारी शिष्या की ओर से आती हो। थोड़ी देर गर्व महसूस करने के बाद अनीश ने माथे पर बल डालते हुए कहा, शिष्या, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें गुरुजी हस्तक्षेप कर सकें। देखो, यह ऊंचे आसमान के मंडप का आंतरिक मामला है। ये बूढ़ा तो बस एक देखभाल करने वाला है। मेरे लिए इसमें हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। ये सच था, हालांकि उनकी जीवप्ती त्रिपाठी के प्रति अच्छी राय थी, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति होने के नाते वह ऊंचे आसमान के मंडप के मामलों में कैसे दखल दे सकते थे? रवीना सिंह ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी पानी भरी आंखों से अनीश को घूरा। भले ही उनके चेहरे पर एक नकाब था, फिर भी अनीश उनकी गुस्से से लाल होती आंखें देख सकते थे। अनीश इस तरह के लुक को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके चेहरे पर तुरंत एक दयनीय भाव आ गया। अरे अरे, मेरी छोटी दादी, इतनी जिद्दी मत बनो। भले ही यह बूढ़ा हस्तक्षेप न करे, दूसरे बड़े निश्चित रूप से कुछ व्यवस्था करेंगे। इस बार जीवप्ती त्रिपाठी की भागीदारी नीलेश की वजह से हुई है। अगर दूसरे बड़े हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो वे भविष्य में लोगों का दिल कैसे जीतेंगे? और अगर, रवीना ने गुस्से से पूछा, कोई अगर नहीं होना चाहिए। अनीश भी थोड़े अनिश्चित थे। आखिर जब बड़े आपस में लड़ते हैं तो 1 या 2 शिष्यों की कुर्बानी बहुत आम बात थी। रवीना सिंह मुड़ी और पास की कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने उदास होकर कहा, गुरुजी, अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो मैं नवे इन स्थान पर नहीं जा पाऊंगी। मुझे डर है कि आपकी शिष्या की शक्ति जीवन भर के लिए वहीं रुक जाएगी। ये सुनकर अनीश डर से पीले पड़ गए। वह काउंटर के पीछे से भागकर रवीना सिंह के सामने खड़े हो गए। वह इतने विनम्र हो गए जैसे वह किसी दादी की सेवा कर रहे हों। ये कहाँ से आया? रवीना सिंह ने सिर घुमाया और कुछ नहीं बोली। अनीश ने जल्दी से घूमकर फिर से रवीना सिंह के सामने आए। मुझे बताओ, अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो तुम वहां क्यों नहीं जा सकती? जो भी हो, अगर आप उसके जीवन मृत्यु की परवाह नहीं करते तो आपको मेरे जीवन मरण की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, आप बहुत ही निष्ठुर व्यक्ति हैं। ये शब्द एक नुकीले तीर की तरह अनीश के दिल में सीधे जा लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। उनका पूरा शरीर कांप गया और उनका छोटा सा दिल अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। दादी, मेरी दादी, क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते? मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में अब और यह प्रताड़ना सहने की शक्ति नहीं है। अनीश बार बार झुके। वह बेहद विनम्र थे। ये किसी शिष्य के प्रति रवैया कैसे था? ये तो साफ तौर पर एक पूर्वज के प्रति रवैया था। रवीना सिंह ने सिर घुमाया और अनीश को घूरा।
उन्होंने धीरे से कहा, वह यांग गुण वाले मार्शल कौशल की खेती करता है और उसके शरीर में अमृत रस अविश्वसनीय रूप से शुद्ध है। अमृत रस की शक्ति। अनीश का चेहरा गंभीर हो गया, ये कितना शुद्ध है? यह उस व्यक्ति से 5 गुना शुद्ध है जिसे आपने पिछली बार पाया था। रवीना सिंह ने जवाब दिया। क्या तुमने इसका परीक्षण किया है? अनीश ने पुष्टि करने के लिए अधीरता से पूछा। हाँ, अगर ऐसा है तो उसे कुछ नहीं हो सकता। अनीश अचानक सीधे खड़े हो गए। कुछ देर सोचने के बाद वह बाहर चले गए। जब वह दरवाजे पर पहुंचे तो वह रुके और पीछे मुड़कर रवीना सिंह की ओर देखा। उन्होंने पूछा, शिष्या, क्या तुम उसे नापसंद करती हो? नहीं, रवीना सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। तो क्या तुम उसे पसंद करती हो? ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं बस उसे नापसंद नहीं करती। रवीना सिंह का चेहरा लाल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम जानती हो कि अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो तुम्हें क्या करना होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उसके प्रति आकर्षित नहीं होगी। तभी मैं उसे बचाने जाऊंगा। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? रवीना सिंह बहुत शर्मिंदा थी। मैंने तो उससे बात तक नहीं की है। इन शब्दों से रवीना सिंह को बहुत पछतावा हुआ। वह पिछली रात की असहजता को याद किए बिना नहीं रह सकी। मैं तुम्हारे प्रेम को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन ये छोटी सी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम प्यार कर सको। जल्द ही तुम एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाओगी जहां कोई नहीं पहुंच पाएगा। उस समय तुम सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों साल तक जीवित रहोगी, जबकि जिस व्यक्ति से तुम प्यार करती हो वह धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने बूढ़ा होकर मर जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम उस तरह का दर्द सहो। शिष्या, तुम्हें याद रखना होगा, मार्शल शिखर एकांत है और एकांत है। एपिसोड 70। गहरे सन्नाटे में अनीश पाल यादव की आवाज हवा में घुल सी गई। एक लंबी आह के साथ बोले गए उनके शब्द दिल से निकले हुए प्रतीत हो रहे थे। रवीना सिंह ने उनके शब्दों में छिपी पीड़ा को साफ साफ महसूस किया। क्या गुरुवर को भी कभी ऐसी ही किसी पीड़ा से गुजरना पड़ा था? इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, अनीश पाल यादव का साया हवा में विलीन हो चुका था। ठीक उसी पल काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला की चहल पहल के बीच ऊंचे आसमान के मंडप के एक शिष्य के लकड़ी के घर के सामने एक जवान लड़का हौंकते हुए आया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और धीमी आवाज में पुकारा, वरिष्ठ बहन सुमित्रा। अंदर से एक ठंडी आवाज आई, क्या बात है? यह आवाज बेहद मधुर थी, लेकिन इसमें एक ऐसी ठंडक भरी थी जो किसी को भी हजारों मील दूर तक धकेलने के लिए काफी थी। उस लड़के का पसीना लगभग बर्फ में जम गया। वह कांपते हुए बोला, युवा स्वामी नीलेश बेहोश हो गए हैं। उनके आदमियों को भी विधि प्रवर्तन मंडप के लोगों ने गिरफ्तार करके वन कारागार में डाल दिया है। उसकी बात खत्म होते ही लकड़ी के घर का दरवाजा अचानक खुल गया और सफेद कपड़ों में लिपटी हुई सुमित्रा सामने आ खड़ी हुई। वह लड़का तुरंत 2 कदम पीछे हटा और अपना सिर झुका लिया, जिसमें सुमित्रा के बेदाग चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं थी। साफ साफ बताओ, क्या हुआ? सुमित्रा ने धीरे से पूछा। लेकिन उनके इस सवाल के साथ ही पूरे कमरे में एक बर्फीली हवा सी दौड़ गई, जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे रही थी। जमीन से बर्फ जमने की हल्की हल्की दरारें फूटने की आवाज आने लगी। लड़के ने बिना समय गंवाए सारी घटना संक्षेप में बता दी। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो बहुत देर तक दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने हिम्मत कर फुसफुसाया, वरिष्ठ बहन सुमित्रा। कोई जवाब नहीं मिलने पर लड़के ने साहस जुटाकर चुपके से ऊपर देखा, लेकिन सुमित्रा का कोई निशान नहीं था। वह न जाने कब वहां से जा चुकी थी। हे भगवान! ऊंचे आसमान के मंडप का शिष्य लगभग गिरते गिरते बचा। ये वरिष्ठ बहन सुमित्रा इतनी ठंडी थी कि जो कोई भी इनसे शादी करेगा उसे गर्मी के दिनों में भी रजाई के नीचे सोना पड़ेगा। लेकिन शायद सुमित्रा जैसी ठंडी और उच्च स्वभाव वाली लड़की के लिए दुनिया में कोई भी लड़का लायक नहीं था, है ना? किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऊंचे आसमान के मंडप के छोटे से शिष्यों के बीच हुआ एक छोटा सा झगड़ा इतनी हलचल मचा देगा और इतने सारे योद्धाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसी समय ऊंचे आसमान के मंडप के वन कारागार में जीवप्ती त्रिपाठी और अनूप सिंह अभी भी कैद थे। उन्हें पकड़े हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन बाहर कोई हलचल नहीं थी। अनूप सिंह और बाकी लोग परेशान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि नीलेश ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नीलेश उस समय बेहोश हो गया था और उन्हें नहीं पता था कि वह अब तक होश में आया है या नहीं। अगर वह होश में नहीं आया तो उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वे चिंता कर रहे थे, वन कारागार का दरवाजा अचानक खुला। कदमों की आहट के साथ विधि प्रवर्तन मंडप का एक शिष्य उस कालकोठरी तक आया जहां जीवप्ती त्रिपाठी और अन्य लोग कैद थे। उसने दरवाजा खोला और चिल्लाया, जीवप्ती त्रिपाठी कौन है? जीवप्ती त्रिपाठी ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं हूं। मेरे साथ आओ। विधि प्रवर्तन मंडप के शिष्य ने बेअदबी से आदेश दिया, कोई तुमसे मिलना चाहता है। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा सख्त हो गया। वह मुस्कुराया, लेकिन वह डरा नहीं। वह बाहर निकल आया। भाई जीवप्ती, बाहर मत जाओ। युवा स्वामी पटेल के आने और हमें बचाने का इंतजार करो। अनूप सिंह ने घबराकर जीवप्ती त्रिपाठी को पकड़ा। छोड़ो। विधि प्रवर्तन मंडप का शिष्य गुस्से से चिल्लाया, जो कोई भी उसे रोकेगा वह विधि प्रवर्तन मंडप का दुश्मन होगा। तुम परिणाम जानते हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने अनूप सिंह से कहा, मैं जाकर देखता हूँ। चिंता मत करो। अनूप सिंह ने बेबसी से उसे छोड़ दिया और शांत आवाज में कहा, भाई जीवप्ती, सावधान रहना। हम्फ। विधि प्रवर्तन मंडप का शिष्य मुस्कुराया, तुम खुद को बहुत ज्यादा समझते हो। काल कोठरी से बाहर निकलकर शिष्य ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जीवप्ती त्रिपाठी को बाहर ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक कमरे के सामने पहुंचे। शिष्य ने दरवाजा खोला और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, कृपा करके अंदर आइए। जीवप्ती त्रिपाठी ने मुड़कर उसे देखा। वह भी मुस्कुराया और अंदर चला गया। विधि प्रवर्तन मंडप का शिष्य उसके ठीक पीछे आया और जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही जीवप्ती त्रिपाठी अचानक मुड़ा और अपनी हथेली से उस शिष्य की छाती पर जोर से मारा। उसके गर्म अमृत रस उस शिष्य के शरीर में बह गए। शिष्य तुरंत चिल्लाया और दीवार में जा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवप्ती त्रिपाठी उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा।
इस बार उसने जीवप्ती त्रिपाठी के हमले का पूरा असर सहा और उसकी सांसें लगभग थम गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमरे के अंदर से एक गुस्से वाली आवाज आई। तुरंत 3 या 4 लोग जीवप्ती त्रिपाठी पर टूट पड़े। जीवप्ती त्रिपाठी को केवल एक हमले को रोकने का समय मिला। अगले ही पल वह जमीन पर गिर गया और उसके बाद मुक्कों और लातों की बारिश होने लगी। इस झंझट में जीवप्ती त्रिपाठी दहाड़ा। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। खून का मीठा स्वाद जीवप्ती त्रिपाठी को उत्तेजित कर गया। उसका खून उबलने लगा। इस पल में अमृत रस उसकी नसों में अविश्वसनीय गति से बह रहा था। जलती हुई गर्मी उसकी हड्डियों से निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। जीवप्ती त्रिपाठी की त्वचा आग की तरह लाल हो गई। इस बार उसकी हड्डियों से आने वाली ऊर्जा पहले से कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। गरज! जीवप्ती त्रिपाठी, जो घेरे में था, अचानक हवा में उछल गया। हवा में ही उसने अपने पैरों से 2 विधि प्रवर्तन मंडप के शिष्यों के सिरों पर वार किया। 2 चीखों के साथ वे दोनों लड़खड़ाते हुए पीछे हटे। लेकिन इससे पहले कि जीवप्ती त्रिपाठी जमीन पर उतर पाता, एक व्यक्ति बगल से प्रकट हुआ और उसने सटीकता से उसकी टखना पकड़ ली। एक जोरदार झटके के साथ जीवप्ती त्रिपाठी एक फटे हुए थैले की तरह दीवार में जा लगा। कराहते हुए उसके आंतरिक अंग सब उलट पुलट हो गए। संघर्ष करते हुए उठकर जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। कमरे की मंद रोशनी में वह कमरे की स्थिति को साफ साफ देख पा रहा था। यह एक बंद गुप्त कमरा था। वहां 5 विधि प्रवर्तन मंडप के शिष्य थे। अभी अभी की लड़ाई से हुए जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव के अनुसार जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि उनकी ताकत प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के आसपास थी। जिस व्यक्ति ने उसे फेंका था उसकी जीवन शक्ति बहुत तेज थी, जो इस बात का संकेत था कि वह पहले ही शक्ति परिवर्तन के चरण में प्रवेश कर चुका था। 1 के मुकाबले 5। इसके अलावा उनके स्तरों के बीच का अंतर काफी बड़ा था। ये लड़ाई एक तरफा होने वाली थी, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुरा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में जीवप्ती त्रिपाठी का लड़ने का जज्बा तेजी से बढ़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने दूसरों को घायल करने की पहल की? शक्ति परिवर्तन के चरण का शिष्य ठंडी आवाज में चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है। बाकी 4 उसके पीछे खड़े थे, जो जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडे होकर घूर रहे थे। उन्हें हरीशपाल सिंह से आदेश मिला था कि वे जीवप्ती त्रिपाठी को एक अच्छा सबक सिखाएं जब तक वे उसे मार नहीं देते। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे कमरे में दाखिल होंगे, जीवप्ती त्रिपाठी सचमुच हमला करने की पहल करेगा, जिससे वे चौंक गए और उनका चेहरा उतर गया। हे, जीवप्ती त्रिपाठी सिर झुकाए हुए दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी सुर्ख आंखें उन 5 को देख रही थीं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पलटवार नहीं कर सकता? शक्ति परिवर्तन के चरण के शिष्य का चेहरा सख्त हो गया। वह शैतानी ढंग से हंसा, तुम काफी होशियार हो। जब तुम जानते हो कि हम क्या सोच रहे हैं, तो पलटवार मत करना। आज्ञाकारी बनो और हमें तुम्हें पीटने दो ताकि युवा स्वामी लोकेश धमीजा अपना गुस्सा निकाल सकें। अगर तुमने पलटवार करने की हिम्मत की तो तुम अपना एक हाथ या पैर खो सकते हो। तुम कोशिश कर सकते हो। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे ठंडे होकर देखा। जिद्दी मूर्ख, उसे पीटो। आदेश के तहत 5 लोग फिर से हमला करने लगे। उनके दांव क्रूर थे, जिसमें जरा भी दया नहीं दिखाई गई थी। उनकी ताकत के साथ जीवप्ती त्रिपाठी से अकेले निपटना काफी था। अब जब वे 5 मिलकर हमला कर रहे थे, तो जीवप्ती त्रिपाठी को सबक सिखाना स्वाभाविक रूप से आसान था। कहानी जारी है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवप्ती त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। कोई अपना नाम स्टोरी के पात्र में ऐड करवाना चाहता है तो बता सकता है।